चुनावी एक्शन मोड में राहुल गांधी भी, और हम देख भी रहे हैं उनको पिछले कई घंटों से, कई दिनों से लगातार। ये तस्वीर वायनाड की हम सबके सामने है, लेकिन इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। आइए जरा जूम इन करिए पहले, ये देखिए, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या कुछ दिख रहा है आपको इसमें? बहुत कुछ दिख रहा है आपको इसमें, लेकिन क्या कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, क्या कुछ नहीं दिख रहा है। मैं नहीं को रिपीट कर रहा हूं। चर्चा का विषय वायनाड की सीट से राहुल गांधी का रोड शो और नामांकन है। राहुल गांधी के रोड शो में एक चीज जो पीछे आपने देखी गायब थी, वो था कांग्रेस का झंडा, और इस मुद्दे पर खूब सवाल पूछे गए। लेकिन इस बीच आज वायनाड में नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने नामांकन किया। उनके समर्थन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दिल्ली से वायनाड पहुंची। ये देखिए, तीर चलाकर एकदम बता दिया कि हम तैयार हैं। स्मृति ईरानी ने सुरेंद्रन के साथ 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और फिर शुरू हुआ सवाल जवाब का सिलसिला। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखे हमलों की बौछार कर दी। पहले तीर की बौछार की थी रोड शो पे, फिर तीखे हमलों की बौछार कर दी। उन्होंने राहुल गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। मुद्दा बना इंडियन मुस्लिम लीग का झंडा। यह रिपोर्ट देखें। ये तस्वीरें वायनाड में राहुल गांधी के कल हुए रोड शो की हैं, लेकिन इस रोड शो को लेकर बयानों के शोले आज भड़के। किसने क्या कहा, कांग्रेस पर सवालों की बारिश कैसे हुई, ये समझने से पहले आप तस्वीरों में छिपे उस मुद्दे को समझ लीजिए जिन्हें उठाकर विरोधी राहुल गांधी से प्रश्न पूछ रहे हैं। राहुल गांधी के कल के रोड शो की गौर करने वाली बात ये रही कि इसमें ना तो कांग्रेस के झंडे दिखे और ना ही केरल में कांग्रेस की सहयोगी इंडियन मुस्लिम लीग के। बस यही वो बात है जिसके कारण बीजेपी को सवाल पूछने का मौका मिल गया। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। वैसे बीजेपी से पहले इंडियन मुस्लिम लीग के झंडों का सवाल केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पूछ चुके थे। पिनराई विजयन ने कल कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए कहा, क्या कांग्रेस पार्टी के रोड शो में इंडियन मुस्लिम लीग के झंडे नहीं दिखाना कायरता नहीं है? विजयन ने कहा, कांग्रेस बीजेपी से डरी हुई है, इसीलिए रोड शो में IUML के झंडे नहीं दिखे। पिनराई विजयन ने कहा, कांग्रेस को IUML के वोटों की जरूरत है, लेकिन उसके झंडे की नहीं। केरल के मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, राहुल गांधी के रोड शो में कांग्रेस के झंडे भी नहीं थे। इसी पर विजयन ने सवाल पूछा, क्या कांग्रेस अपना झंडा दिखाने से डरने लगी है? क्या वो संघ परिवार की इस मांग को श्रेय दे रहे हैं कि कांग्रेस तिरंगे झंडे को छोड़ दे? पिनराई विजयन CPM के नेता हैं। CPM इंडिया गठबंधन में शामिल है और कांग्रेस की सहयोगी है, इसलिए पिनराई की बातें कांग्रेस को ज्यादा चुभी। Chief Minister of Kerala is having an unholy nexus with the BJP. 5 years back, when Rahul Gandhi landed in Wayanad, the BJP made a controversy regarding the flag issue. After 5 years, the Chief Minister of Kerala is making a controversy on the same subject, the flag, because he is adjusting with the BJP. झंडे पर सियासी विवाद इतना बढ़ गया है कि अब कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गहरी दरार दिख रही है। कांग्रेस खुलकर कहने लगी है कि केरल में लेफ्ट के नेता बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। दरअसल इंडियन मुस्लिम लीग के झंडे सियासी विवाद के केंद्र में इसलिए आए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड में प्रचार के दौरान हरे झंडे लहराए गए थे। तब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। लेफ्ट के नेता इसीलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी की आलोचना से डरकर इस बार IUML के झंडों से तौबा कर ली। लेकिन वायनाड में सिर्फ झंडों पर ही राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति का दूसरा मुद्दा प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा SDPI है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस केरल में चुनाव जीतने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI का समर्थन ले रही है। तो फिर इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? ये रिपोर्ट देखिए।
राहुल गांधी ने बुधवार को वायनाड में रोड शो किया, फिर नामांकन किया, लेकिन उनके आने से 2 दिन पहले पीएफआई वाला विवाद वायनाड पहुंच चुका था। बीजेपी नेता आरोप लगाने लगे कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी संगठनों से मदद मांग रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार पीएफआई का नाम लेकर राहुल गांधी पर वार किया। केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुठला चुके हैं। केरल के चुनावी संग्राम में एचडीपीआई और पीएफआई की एंट्री 3 दिन पहले 1 अप्रैल को हुई। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एचडीपीआई ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को समर्थन देने का ऐलान किया था। इसी के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। कॉन्स्टिट्यूशन है, पीएफआई के साथ लड़ना डेमोक्रेसी है ना, पीएफआई के साथ लड़ना ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना। पीएफआई इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी इंडियन। सो साथ में लड़ना, भाषण देना वो कैसे नहीं चलेगा। एचडीपीआई के समर्थन वाले ऐलान से केरल में जो सियासी हालात बने हैं उससे कांग्रेस बैकफुट पर है। Congress and in UDF in Kerala has been opposing always majority communalism as well as minority communalism. In this background, we are not accepting the support declared by the SDPI. अब भले ही कांग्रेस सफाई दे रही है, लेकिन 1 अप्रैल को जब विवाद शुरू हुआ था तब कांग्रेस नेता एचडीपीआई के समर्थन को लेकर गोलमोल बातें कर रहे थे। तब कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि एचडीपीआई के समर्थन को लेकर यूडीएफ किसी समझौते पर नहीं पहुंचा है। कांग्रेस के इसी रुख से विवाद को हवा मिली। बीजेपी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का नाम लेकर कांग्रेस को घेर रही है। पीएफआई पर आतंकी घटनाओं से लेकर सांप्रदायिक साजिश रचने के आरोप लगते रहे हैं। 2020 में पीएफआई पर आरोप लगा कि उसके सदस्यों ने यूपी के हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रची। इस आरोप में केरल के पत्रकार सिद्दीक कंपन सहित कई लोगों को अरेस्ट किया गया। 2018 में पीएफआई से जुड़े संगठन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। जांच के बाद पता चला कि संगठन ने सीए विरोधी प्रदर्शनों की फंडिंग की थी। 2016 में एनआईए कोर्ट ने 2013 के एक मामले में पीएफआई के 21 सदस्यों को सजा सुनाई। इन लोगों को आर्म्स ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए दोषी माना गया। 2014 में केरल की सरकार ने हाईकोर्ट में दिए एफिडेविट में माना था कि पीएफआई गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण के काम में लगा। इससे पहले 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में कहा था कि पीएफआई राजनीतिक हत्या के 27 मामलों में लिप्त है। इनमें सीपीएम और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया।